चलिए मनी मंत्रा में आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल और इंश्योरेंस देखो के फाउंडर और सीईओ अंकित अग्रवाल। आप दोनों का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। इंश्योरेंस के तमाम पहलुओं पर तो हम फोकस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर निवेशकों के लिए उनको राहत देने वाली एक खबर से मैं आज के शो की शुरुआत करना चाहती हूँ। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के अधिग्रहण को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट स्कीम जारी की है। इस स्कीम के तहत डिपॉजिटर्स को उनका पूरा पैसा मिलने की उम्मीद है और ड्राफ्ट के मुताबिक डिपॉजिटर्स को उनकी पूरी रकम जो है वो 10 सालों के दौरान चरणबद्ध तरीके से मिल जाएगी। तो आज मनी मंत्रा में हम शुरुआत करने वाले हैं पीएमसी के खाता धारकों को राहत जो मिली है उसके साथ। आपको बताएंगे कि कैसे 10 साल में ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, कैसे आपको आपका जमा पैसा मिलेगा इस बैंक के जरिए। तो पंकज जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहती हूँ। इस पूरे मुद्दे पर मुझे बताएं कि काफी समय तक अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद इनका पैसा डूब जाएगा, लेकिन यहाँ पे आरबीआई की तरफ से जैसे ही अधिग्रहण की खबर आई है, अब गाइडलाइंस जो है वो बन रही हैं, ड्राफ्ट बन रहा है। बहुत बड़ी राहत की तो खबर है, लेकिन इसमें ये बात भी समझाई गई है कि कैसे 10 सालों के पूरी अवधि में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो मुझे बताएं कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरह के जमाकर्ता और खाताधारक को कैसे 10 सालों के अंदर उनका पूरा जमा पैसा जो अब तक सोच रहे थे कि नहीं मिल पाएंगे, अब मिलने की उम्मीद जग गई है। बिल्कुल कविता, ये खुशी की बात है। हालांकि इसमें भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि कम से कम जो ये लग रहा था कि आपका पैसा डूब जाएगा, तो यहाँ उम्मीद तो जरूर है। तो अब क्योंकि जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है उसका मर्जर हो रहा है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, तो जो ड्राफ्ट अभी जारी किया गया है, हालांकि उस पर अभी ऑब्जेक्शन और सजेशन मांगे गए हैं जो कि दिसंबर 10 तक आपके पास टाइम है, तो उसके बाद में फाइनलाइज होगा। लेकिन यह माना जा सकता है कि ड्राफ्ट के आधार पर ही जो पॉलिसी है वो बनकर तैयार होगी। तो उसके आधार पर यह है क्योंकि कभी भी जब आप किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, वहां पर सेविंग अकाउंट होता है, तो 5 लाख रुपए तक का आपका जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड होता है, क्योंकि DICGC के अकॉर्डिंग वो इंश्योर्ड रहता है। तो यहां पर जो भी नोटिफिकेशन की डेट होगी उससे 3 महीने के अंदर आपका जो 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट है वो तो मिल जाएगा। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, डेफिनेटली अप्लाई करना होगा, लेकिन वो पैसा मिल जाएगा। अब बात है यदि 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो वो स्टैगर्ड मैनर में मिलेगा, यानी कि 2 साल के बाद पहले 50,000 रुपए मिलेंगे, उसके बाद 3 साल के बाद में आपको 2 लाख मिलेंगे, 1 लाख मिलेगा, और उसके बाद 4 साल के बाद में 3 लाख रुपए मिलेंगे, 5 साल के बाद आपको 5.5 लाख मिलेंगे। इस हिसाब से 10 लाख रुपए आपका मिल जाएगा 5 साल में। उसके बाद जो पैसा बाकी बचेगा और एन अबव अमाउंट वो 10 साल के बाद मिलेगा। तो इस तरह से आपका अगर 5 लाख तक का अमाउंट है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, समय आ गया है, जल्दी ही मिल जाएगा। बट उसके ऊपर के अमाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लंबा वक्त लगेगा, मतलब कि 5 साल में करीब 10 लाख रुपए आ पाएगा, और उसके ऊपर के अमाउंट ले तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, 10 साल के बाद वो पैसा आपको मिल पाएगा। अच्छा, अगर हम इंश्योरेंस अमाउंट की बात करें, उस राशि की बात करें, तो वो हमें तुरंत प्रभाव से अगर मिलेगी तो उसके लिए कितना समय लगेगा? क्या औपचारिकताएं हैं जो हमें हमारी तरफ से पूरी करनी होगी पंकज जी? या जो हम बात कर रहे हैं इंश्योर्ड अमाउंट की, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि नोटिफिकेशन की डेट जब जारी होगी, जिसको अपॉइंटमेंट डेट कहा गया है, क्योंकि ड्राफ्ट है अभी, अब इसके लिए क्योंकि दिसंबर 10 तक 5 बजे तक इस पर सजेशन और ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं, तो उसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब वो उसके बाद 1 महीना 2 महीना तो लगेगा कम से कम, जब गवर्नमेंट एक डेट डिसाइड कर देगी कि इस डेट से ये काम अब शुरू होना है। उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होगी आपके इंश्योरेंस वाली, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस चीज में 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है जब तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ये मेरा अपना अनुमान है कि जिस हिसाब से प्रक्रिया होगी, 4 से 6 महीना आपके अकाउंट में वो 5 लाख रुपए तक के अमाउंट आने में लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे समझनी है, देखिए पीएमसी बैंक में जितने भी खाता धारक के बारे में हमको पता चला है या अमूमन जो भी खबरें
रिपोर्ट्स में निकल कर आई है। अमूमन लोगों ने अपनी पूरी रिटायरमेंट की जो पूंजी है ना पंकज जी, वो लगा दी, और अब अगर जो अमाउंट है 5 लाख से ज़्यादा है तो उसको मिलने में पूरा 10 साल जो है लग जाएगा। एक तरह से कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण तो दिखाई दी है, लेकिन वो तुरंत प्रभाव से किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो पूरी राशि आपको मिलने में 10 साल लग जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि कुछ नहीं से थोड़ा बहुत ही सही, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट का पूरा कॉर्पस इस कोऑपरेटिव बैंक में जमा कर रखा था और अब वो अटक गया है, जो मिलेगा किश्तों में लेकिन 10 साल के अंतराल में? बिल्कुल कविता, देखिए कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि जो ये लग रहा था कि क्या पता ना ही मिले, तो मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये बहुत बड़ा लॉस है उसके बाद भी। दो वजह से, एक तो क्या है कि आपको आपके पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है पहले 5 सालों में, और 31 मार्च 2021 के बाद से लेकर 5 साल तक कोई आपको उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद में आपको ब्याज मिलेगा, वो भी 2.75% के हिसाब से, यानी कि 5 साल में जो 10 लाख तक की रकम आ जाएगी उस पर तो मिलना नहीं है। उसके बाद कुछ बचेगा तो अगर किसी ने, क्योंकि आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी पूंजी, पूरा रिटायरमेंट का पैसा इसमें लगाया हुआ था, तो वो तो सीधी सी बात है 10 सालों के बाद नंबर आएगा, और उस पर भी सिर्फ 2.75% के हिसाब से इंटरेस्ट अक्रू होगा, जुड़ेगा, जो कि लास्ट में मिलेगा। तो आप देखिए कि इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आपको ये 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो या उसके ऊपर की जो अमाउंट मिल रही है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो बहुत कम वैल्यू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है ही है। और दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसा रखता है तो ये इस उम्मीद से रखता है कि जब मुझे जरूरत पड़े वो जरूरत पे काम आए। तो आज अगर इन 10 सालों में बच्चों, किसी की बेटी की शादी होनी होगी, बच्चों की पढ़ाई होगी, कोई भी बड़ा काम हो सकता है, उस वक्त पर पैसा काम नहीं आएगा। और अगर लोन लेकर ये सोचे कि मेरा पैसा आएगा तब मैं वापस करूंगा, तो मैं 8-10% में लोन लूंगा और बाद में जब पैसा मिलेगा तब तो उसकी वैल्यू वैसे कम हो जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर नुकसान तो हो ही रहा है। सिर्फ ये है कि हाँ, जहां तक लग रहा था कि पूरा पैसा डूब गया है, तो अब कम से कम किस्तों में सही, बिना ब्याज के सही, कुछ वापस तो मिल रहा है। यहां से एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब लोगों को समझना चाहिए कि एक तो अपने पैसे को एक ही बैंक में ना रखें। आप कितना भी भरोसा करते हो, घर के पास में बैंक हो, इंटरेस्ट रेट आपको 0.5%, 1% एक्स्ट्रा मिल रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। अपने पैसे को एक बैंक में ना रखें, कैसे अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए और किस तरह कोऑपरेटिव बैंकों में कम से कम, क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव बैंकों में पैसे जमा करने की सुविधाएं जो है ना, वो ही मेरे ख्याल से उसी लालच में आके लोग इतने इतने बड़े कॉर्पस जो है उसमें जमा कर देते हैं, क्योंकि आपको सहूलियत होती है और क्योंकि आपके जान पहचान के लोग होते हैं उस बैंक में। तो कई बार हमें ऐसे लगता है कि एक तो अपनापन का फायदा हमको मिलते हुए दिखाई देता है, लेकिन इस तरह की जब दिक्कतें सामने आती है तो आपकी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह से रुक जाती है। तो ऐसा ना हो, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। मुझे ये बताएं कि आप जैसे कि समझा ही रहे थे पंकज जी कि कैसे आपको अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यहाँ पर तो हम अगर केवल बैंक खातों की ही बात करें तो कैसे आपको केवल इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दर को ही ध्यान में रखते हुए अपने पूरे पैसे को एफडी में नहीं डाल देना चाहिए। मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के कॉर्पस को अगर आप केवल डेट में ही उसको डाइवर्सिफाई करना चाहें, यानी इस मामले में अगर हम केवल फिक्स डिपॉजिट को ही समझें, तो कैसे उसको अलग अलग खातों में रखें? कविता, मैं थोड़ी सी एक बात और ऐड करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है बहुत लोगों को बताना। यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक में एक सिर्फ इंटरेस्ट रेट तो एक है ही कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है। दूसरी बात, कोऑपरेटिव बैंक संडे में ओपन होते हैं, ऑड आवर्स में, मतलब शाम को भी ओपन रहते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम पे ऐसे खुलते हैं। तो इन बातों के हिसाब से कई बार इन्वेस्टर्स यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं, पर मेरा मानना यह है कि आपके हार्ड अर्न मनी है, आप सिर्फ इन बातों का ध्यान ना रखें, पैसे की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस बात पर कि डाइवर्सिफिकेशन। देखिए आपके पास पोस्ट ऑफिस में स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स जो हैं, वहां पर आपके पास टाइम डिपॉजिट का ऑप्शन भी है। 1 साल, 2 साल, 5 साल के ऑप्शन होते हैं, वहां पर कीजिए। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं, आरबीआई बॉन्ड जिसको कहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है, उसमें कीजिए। उसके अलावा उसके बाद भी आपके पास में कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड या पब्लिक सेक्टर बॉन्ड भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के, जैसे कि आरईसी, नाबार्ड, इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं जहां पर थोड़ा आप भरोसा कर सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूं कि पूरा पैसा एक जगह पे नहीं लगाना है, बट थोड़ा पैसा इस तरह के जो सरकारी बॉन्ड हैं उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड्स
हमेशा बात करते ही हैं कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, लेकिन ध्यान रहे कि डेट फंड्स में थोड़ा सा अवेयरनेस कम है। लोगों को ऐसा लगता है कि डेट फंड मतलब एक ही तरह के फंड होते हैं। यहाँ पर 16 तरह की कैटेगरीज हैं। तो ध्यान रहे कि जब डेट फंड्स में करें वहां भी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करें, बट वो भी एक ऑप्शन है। तो इस तरह से अपने पैसे को आप डिवाइड करें। बैंक्स में भी, कोऑपरेटिव बैंक में तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, प्राइवेट बैंक का, वहां भी हमने यस बैंक में भी हमने एग्जांपल देखा कि जहां पर कुछ समय के लिए लोगों का पैसा ब्लॉक हो गया था, नहीं निकल पा रहा था। तो इस तरह की भी बातें आती हैं, तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई जरूर करें। बिल्कुल। अब क्योंकि हम कोऑपरेटिव बैंकों की बात कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में क्या आपको अपने पैसे डिपॉजिट करने चाहिए या नहीं, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और आरबीआई ने इसके लिए नए नियम भी जारी किए हैं। इनफैक्ट ये पुराने ही नियम है जिसको आरबीआई ने एक बार फिर से दोहराया है। आरबीआई के मुताबिक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने नाम के आगे बैंक, बैंकर या बैंकिंग लगाती हैं, वो दरअसल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का उल्लंघन है। और इसके तहत जितने भी मेंबर्स इस तरह के जगह पर पैसे डालते हैं, उनको डीआईसीजीसी के तहत इंश्योरेंस की सुविधा नहीं मिलती है। तो पंकज जी, थोड़ा बारीकी में जाते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी डिपॉजिट क्या होती है, ये बताएं थोड़ा आसान भाषा में। देखिए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो होती हैं, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसी कोई सोसाइटी होती है, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी हो या आपकी शुगर मिल की सोसाइटी है, ऐसे ही ये एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। तो अपने मेंबर्स को, देखिए जैसे आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अगर सिंपल भाषा में बताऊं, अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में जिनके घर हैं वो उसके मेंबर हैं। ऐसे ही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, उसके जो मेंबर होंगे वही वहां से लोन ले सकते हैं और वही वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि इनका रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। हालांकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं आते हैं, बल्कि ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं। तो यहां पर क्योंकि रेगुलेशन जो है वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, इसकी वजह से कई बार नॉन मेंबर्स को या फिर एसोसिएट मेंबर या नॉमिनल मेंबर्स बना के उनको भी लोन दे देते हैं, उनसे भी डिपॉजिट ले लेते हैं। तो यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो साथ में आपको देखना होगा कि लोन किसको दिया हुआ है। अगर लोन इस तरह से सब स्टैंडर्ड देंगे तो डेफिनेटली पैसा वापस आएगा नहीं, तो जिनका डिपॉजिट है उनका पैसा मिल नहीं पाएगा। तो मेरा कहना यह है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से जहां तक हो सके, जब आप बहुत भरोसा करते हो या अपने ही लोग हैं और सबको पहचानते हो, तब आप वहां पर डिपॉजिट करने के बारे में सोचें, अदरवाइज आप वहां ना करें। और दूसरी बात, ऐसे लोग जिनका बैंक में अकाउंट नहीं ओपन हो पाता था पहले क्योंकि बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि डॉक्यूमेंट नहीं है, आप जहां पर हैं, मतलब काम के लिए बाहर गए हुए हैं, वहां का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो बैंक में अकाउंट खुल नहीं पाता था। तो तब आपके पास एक चॉइस थी कि आप कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में अकाउंट खोलते थे। पर अब इतना आसान हो गया है बैंक में अकाउंट खोलना कि आपका आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो ही जाता है, उसके आधार पर आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में अकाउंट खोलने से मेरे हिसाब से मतलब है, क्योंकि इस जो एक पूरा सिस्टम है उसको ये नहीं कहूंगा कि आप उसमें जाइए ही मत, लेकिन फिर भी जितना हो सके, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, यहाँ पर सिस्टम्स जो हैं वो थोड़े से इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आपका ये हार्ड एंड मनी है। मेरा कहना ये होगा कि आप सोच समझकर, जहां पर ऐसा भरोसा आपको हो, आप पर्सनली जानते हो, तब बात अलग है, नहीं तो यहां पर बचना चाहिए। और जहां तक हो सके एक तरह आप से ये शेड्यूल रेगुलेटरी कॉमर्शियल एक्ट का बैंक उल्लंघन में भी है। और अगर आपको किसी भी तरह की क्रेडिट गारंटी नहीं मिल रही है, तब तो आपको वहां पैसे लगाने ही नहीं चाहिए। आपकी मेहनत की कमाई है, आप उसको देखभाल कर और सोच समझकर ही किसी रेगुलेटरी अप्रूव्ड संस्था के तहत अगर आप पैसे लगाए, तो इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाए, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि इस तरह के जो सोसाइटीज़ हैं ये तो कभी भी बंद हो सकती हैं। आरबीआई के नियम का उल्लंघन हो रहा है पंकज जी, तो ये तो कभी भी फरमान जारी किया जा सकता है, उसको बंद करवा दिया जा सकता है। तो बिल्कुल मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है नहीं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कभी भी उनको अगर पैसा
पैसा लेना देना इस पर बैन लगा दिया जाए तो ऐसा संभव हो सकता है। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अभी बात कर रहे थे कि जब बैंक में पैसे रखते हो तो 5 लाख रुपीस तक का आपका डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है। लेकिन वो सुविधा आपके कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में जमा पैसे पर नहीं है। बिल्कुल। तो वो भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इस हिसाब से भी आपको कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में पैसे जमा करने से बचना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको समझाया कैसे एहतियात से आपको निवेश करना चाहिए और पीएमसी खाताधारकों के लिए क्या राहत की बात है। मेरे ख्याल से अंकित अग्रवाल को अब मैं जोड़ना चाहूंगी इस चर्चा में, काफ़ी समय से वो इंतजार भी कर रहे हैं। अंकित, शुरुआत आपसे होगी इंश्योरेंस के मुद्दे पर, और खबर ये आ रही है कि दिसंबर और जनवरी के बीच टर्म इंश्योरेंस जो है वो महंगा हो सकता है। हमने देखा कि कैसे कोविड महामारी जब से शुरू हुई है तब से लाइफ इंश्योरेंस को लेके, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके एक तरह से सजगता बड़ी है लोगों की। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये प्रीमियम बढ़ने की जो खबर है, लगभग 20 से 45% हो सकता है कि प्रीमियम जो है वो महंगे कर दिए जाएं। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे दो वजह है। कोविड में इंश्योरेंस कंपनीज पे जो डेथ रिलेटेड क्लेम्स थे वो काफी बढ़ गए। अच्छा। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे जब रिस्क लेती है वो पीछे उस रिस्क को री इंश्योर करवाती है एक री इंश्योरेंस कंपनी से। तो जो री इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने अपने री इंश्योरेंस के रेट्स बढ़ा दिए या वो बढ़ाने वाली है, जिसका इम्पैक्ट प्राइसिंग पे आएगा। तो अज्यूम करें कि अगर हमने 100 रुपए का बीमा किसी इंश्योरेंस कंपनी को दिया था, इंश्योरेंस कंपनी उस बीमा को पीछे री इंश्योर कर देती है किसी और कंपनी से, जैसे स्विस री हुआ, जीआईसी हुआ। तो ये री इंश्योरेंस कंपनीज ने अपना री इंश्योरेंस का रेट बढ़ा दिया, जिसका इम्पैक्ट नाम आदमी पे पड़ेगा। और अगर आप इसको समझना चाहे और डिटेल में, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि डेथ रिलेटेड क्लेम्स राइट हैव इंक्रीज्ड ओवर 5x कंपेयर टू अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस। तो बीमा कंपनियों के पास जो रिजर्व के पैसे थे या क्लेम देने के पैसे थे वो पीछे से आता था और वो काफी महंगा हो गया उनके लिए। अब मुझे बताएं, क्योंकि एक तरह से तो प्रीमियम बढ़ रहे हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अपने टर्म इंश्योरेंस को एक तरह से रीफॉर्मेट कर भी पेश करने जा रही हैं, यानी वो और फीचर्स से लेस होने वाले हैं और ऑनलाइन सुविधाएं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल थी अब उसको भी पुरजोर तरीके से शामिल किया जाएगा लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की पूरी प्रक्रिया में। ये सब कैसे होगा और किस तरह की नई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आप आती हुई देख रहे हैं अंकित? तो पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन कंपनीज क्या करने वाली हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, कोविड महामारी के समय में इंश्योरेंस कंपनीज ने ये बोला था कि आपको फिजिकली आपको जाके अपना हेल्थ का टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, आप टेली वेरिफिकेशन के थ्रू पॉलिसीज इशू कर सकती है, राइट। कुछ कंपनीज ने इसको अभी भी कंटिन्यू किया है। तो एक आपका पॉलिसी इशुएंस काफी सिंप्लीफाई हो गया है। दूसरा, भारत सरकार के काफी सारे नए टूल्स आए हैं जिसके इंटीग्रेशन के वजह से आपको जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ की इशू करते हो तो 3 या 4 चीजें इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है। आपके आईटीआर चेक करती है, आपका बैंक बैलेंस चेक करती है, आपकी कहाँ पे रहते हो वो चेक करती है, और आपको कोई बीमारी तो नहीं है ये चेक करती है। अब भारत सरकार ने इस 4 में से 3 चीजों के लिए एपीआई अवेलेबल करा दी है। एक अकाउंट एग्रीगेशन एपीआई अलाउ करा दी है, जिससे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बैंक्स के बाकी बैंकों के खातों को चेक करके बता सकती है कि आपका बैंक स्टेटमेंट सही है या नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न का भी एपीआई आ गया है ना। और तीसरा, अभी मोदी जी ने एक नया फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है लोगों को, भारतीय सरकार ने, जिसमें आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को सेंट्रलाइज कर सकते हो। तो बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स द इशुएंस ऑफ लाइफ पॉलिसी इज गोइंग टू बिकम अ लॉट मोर इजियर। इन टर्म्स ऑफ न्यूअर फीचर में 2 तरीके के नए फीचर्स आ रहे हैं। एक, आप हेल्थ को और लाइफ को कैसे कंबाइन कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ पॉलिसी में ऐसी क्या फीचर्स आ सकती है जिससे आपको हेल्थ का भी कवरेज मिले। और दूसरा है जो मैंने जहां पर आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस एक साथ उसकी सुविधाएं मिलेंगी। पूरा का पूरा हेल्थ का सारे फीचर्स नहीं आ पाते मैम। स्टैंड अलोन हेल्थ कवर तो फिर भी लेना पड़ेगा। अच्छा। बट हेल्थ पॉलिसी के कुछ बेनिफिट्स आ जाएंगे, जैसे ओपीडी राइडर आ जाएगा। अच्छा, पिछली बार जब पिछले हफ्ते आपके शो में आया था तो हमने दर्शकों को समझाया था कि ओपीडी की क्या बेनिफिट्स होते हैं। हाँ। तो ओपीडी कवरेज के क्या बेनिफिट्स होंगे। तीसरा, अभी जो एक और बेनिफिट कुछ कंपनीज ने लॉन्च किया है, ये क्या कि अगर आप एक निश्चित समय तक प्रीमियम पे करते रहेंगे तो आप बीच में 1 साल का ब्रेक ले सकते हैं अपने प्रीमियम पेमेंट में। तो ये भी एक नया फीचर है जो काफी कंपनीज ने लॉन्च किया है। तो इस तरह के नए फीचर अब लॉन्च हो रहे हैं।
अच्छा, तो अंकित, ऐसे में अब मेरे पास अगर एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो, मान लीजिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है मेरे पास, उसमें से अगर कोई फीचर्स मिसिंग है जो कि मुझे इस नए तरह के लाइफ इंश्योरेंस प्लान में, टर्म प्लान में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या मैं अपने ऑलरेडी खरीदे हुए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को कंटिन्यू करने के साथ साथ नई पॉलिसी भी ले लूँ, या ऐसे भी कोई फीचर्स आ सकते हैं कि हम अपनी पॉलिसी को अपग्रेड करा सकते हैं? क्या ऐसा कुछ होगा? ये मुमकिन लग रहा है? मैम, मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लाइफ में नई पॉलिसी ले लेते हैं। हाँ। अगर उनको ये लगता है कि कोई नया फीचर आया जो उनके पास नहीं अच्छा। है, अपने फीचर्स को अपग्रेड करवाने के लिए, और या उनका कवरेज अगर उतना नहीं है जितना उनको चाहिए, तो वो अपग्रेड कराने के बजाय वो नई पॉलिसी ले लेते हैं। अगर आपकी उम्र सही हो ना, आप 50 साल 55 साल के हो जाते हो तो प्रीमियम आपकी बढ़ जाती है। अगर उम्र आपके साथ है, आप 30-35 साल के, तो इंस्टेड ऑफ trying to negotiate with the insurance company and get a new feature added, people look at upgrading, look at buying a new plan. Second, राइडर्स आप जो कह रहे हो, राइडर्स टिपिकली लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी खरीदते वक्त ही लोग लेते हैं, वो बाद में नहीं लेते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी उसको उतनी एक्टिवली इनकरेज भी नहीं करती है कि आप पॉलिसी लेने के बाद कोई एक एडिशनल राइडर ले लो। तो ऐसे में जो मौजूदा पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका भी प्रीमियम बढ़ेगा, या केवल नए प्रोडक्ट्स के ही जो लॉन्च होंगे वो बढ़े हुए प्रीमियम के साथ आएंगे? मैम, दो अलग सिनेरियो है। अगर आपकी खुद की पॉलिसी ऑलरेडी है जिसको आप रिन्यू करा रहे हो, तो रिन्यूअल पे तो रेट बढ़ेंगे ना। वो आपका हर साल जो प्रीमियम इंक्रीज होता है जब रिन्यूअल होता है, तो इस साल शायद वो प्रीमियम रिन्यूअल पे ज्यादा रेट इंक्रीज होंगे। अब वो कितना इंक्रीज होगा वो अभी हमारे पास रेट्स आए नहीं है। दूसरा, जो नए फीचर्स के साथ जो पॉलिसीज आ रही है वो तो ऑलरेडी प्रीवियस पॉलिसी से महंगी होंगी। चलिए, तो यहाँ पर आपके टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो महंगा हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी खबर ये है कि आपको नए फीचर्स के साथ हो सकता है कई सारे टर्म इंश्योरेंस प्लान्स भी लॉन्च होते हुए दिखाई दें। आगे बढ़ते हैं और अब मोटर इंश्योरेंस की बात करते हैं और कैसे आपको फायदेमंद एड ऑन्स अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में शामिल करने चाहिए। पंकज जी, अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 4.5 लाख सड़क हादसे हुए हैं और इन सड़क हादसों में भारत जो है वो सबसे पहले नंबर पर है। इसीलिए हमने देखा कि सरकार ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य करा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्लान हो। अब बात आती है एड ऑन्स की, जहां पर आप इसको और फायदेमंद बना सकते हैं अपने लिए। खासतौर से अगर हम अलग अलग पहलुओं की बात करें मोटर इंश्योरेंस की, तो इसके अलग अलग बातों को ध्यान में रखते हुए एड ऑन फीचर्स बाजार में अवेलेबल है जिसको लेकर जानकारी बहुत कम है। इसमें से अगर मैं शुरुआत करना चाहूं तो मुझे ये बताएं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स लेना कितना जरूरी है सबसे पहले तो। बिल्कुल कविता, पहली बात तो यह है कि कार इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस, चाहे बाइक इंश्योरेंस हो, यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है जहां पर कि थेफ्ट कवर, यानी गाड़ी चोरी हो गई तो उस केस में कंपनसेशन मिलेगा। दूसरा, अगर एक्सीडेंट होता है तो ऑन डैमेज कवर भी आपका इंक्लूड होता है। और तीसरा होता है एक्ट कवर या थर्ड पार्टी कवर, यानी कि गाड़ी चलाते हुए अगर ड्राइवर की गलती से सामने वाले को डैमेज हुआ, कुछ भी नुकसान हुआ, चाहे बॉडी इंजरी हो या सामने वाले की डेथ हो जाए या प्रॉपर्टी का डैमेज हो, उस केस में जो थर्ड पार्टी उसके लिए क्लेम करेगी वो इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी। और ये जो कवर है थर्ड पार्टी कवर, ये मैंडेटरी भी है। आपने देखा होगा जब भी कभी ट्रैफिक पुलिस आपसे इंश्योरेंस पूछती है तो बेसिकली वो आपसे ये नहीं पूछते कि कॉम्प्रिहेंसिव कवर है कि नहीं है। उनका जो मेन पर्पस है, जो एक्ट कवर है, वो सिर्फ यही जानना है कि थर्ड पार्टी कवर है या नहीं है। अगर ये पर्सन किसी को नुकसान पहुंचाता है तो कंपनसेशन इसकी इंश्योरेंस कंपनी देगी या नहीं देगी। अब क्योंकि हमें मालूम है कि अगर गाड़ी, ये तो बात अलग है कि थर्ड पार्टी, लेकिन गाड़ी चोरी हो जाए तो दोबारा से गाड़ी खरीदना इतना आसान नहीं होगा, या ये बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। एक्सीडेंट हो जाएगा तो फाइनेंशियल लॉस होगा। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं उसके अलावा एड ऑन फीचर्स के, ये कई बार ये सब एडिशनल बेनिफिट्स हैं जिसके लिए आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। तो यहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि रोड साइड असिस्टेंट है, इंजन प्रोटेक्शन कवर है, कंज्यूमेबल आइटम जो होते हैं वो भी आपके प्रोटेक्ट होते हैं, जीरो डेप्रिसिएशन कवर होता है, गैराज कैश कवर होता है, एनसीबी प्रोटेक्शन होता है। इस तरह से बहुत सारे एड ऑन फीचर हैं। आप कहेंगे तो मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन भी करूंगा।
बिल्कुल, हमें इसी की बारीकी में जाना है, लेकिन समय थोड़ा सा समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए एक एक करके इस पहलू को लेते हैं। अंकित, शुरुआत आपसे करूंगी। जीरो डेप्रिसिएशन कवर, ये ऐड ऑन करना कितना समझदारी का काम होगा अपने कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्लान में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर है। अगर आप नई गाड़ी चला रहे हो या महंगी गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी आपकी लगभग 2 से 5 साल के एज के अंडर में है, तो आपको मैं एडवाइस करूंगा आपको जीरो डेप्रिसिएशन कवर लेना चाहिए। जीरो डेप्रिसिएशन कवर का मतलब ये होता है कि खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हो जाए तो जो भी आपके पार्ट्स का कॉस्ट है, उस पार्ट्स के कॉस्ट पे इंश्योरेंस कंपनी कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेगी और ओरिजिनल कॉस्ट पे आपको रिम्बर्स कर देगी। तो इससे आपके पैसे बहुत कम खर्च होते हैं। बट अगर 5 साल से पुरानी गाड़ी, जैसे मैंने कहा कि अगर 2 से 5 साल की पुरानी गाड़ी है या महंगी गाड़ी है तो आपको लेना चाहिए। बट अगर आपसे की गाड़ी 5 साल से पुरानी और आपके पास कोई ऑल्टो है या कोई और छोटी गाड़ी है जिसमें पार्ट्स के खर्चे उतने नहीं लगते, अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर आपको विदाउट जीरो डेप, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कवर ही लेना चाहिए। क्योंकि जो आपको जीरो डेप का रेट देना पड़ेगा ऐसे पॉलिसीज में, वो ऑलमोस्ट पॉलिसी का 25 से 30% होगा। तो उस पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया तो, अनटिल टोटल लॉस का केस नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगला एड ऑन कवर जो मैं समझना चाहती हूँ, रिटर्न टू इनवॉइस का। ये एड ऑन कवर किस तरह से आपकी गाड़ी के पूरे नुकसान की जो कॉस्टिंग है वो इनवॉइस प्राइस पर आपको मिल जाती है? पंकज जी। देखिए, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उस टाइम पर उसका एक आईडीवी होता है, यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर कार की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी और आप उस हिसाब से उसका इंश्योरेंस लेते हैं। तो नॉर्मल केस में जब अगर गाड़ी चोरी हो जाए या टोटल डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू के ऊपर आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आप ये एड ऑन बेनिफिट ले रहे हैं, इस केस में जो इनवॉइस वैल्यू है, जो आपने नई कार ली थी उसकी जो इनवॉइस वैल्यू थी उसके आधार पर आपको कंपनसेशन मिलेगा। अंकित, यहाँ पर रोड साइड असिस्टेंस कवर भी एक है, तो इसमें और आपके थर्ड पार्टी प्लान में कितना फर्क होगा? बहुत फर्क होता है। रोड साइड असिस्टेंस कवर का मतलब होता है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पे खराब हो गई है या गाड़ी को आपको टो करवाना है तो आप इंश्योरेंस कंपनी की हेल्पलाइन पे फोन करके बता सकते हो। और वो एक सीमित दायरा होता है, एक रेडियस होता है जिसके अंदर में इंश्योरेंस कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट भेज के आपकी गाड़ी को टो करवा देती है। अगर ये कवर आपके एड ऑन में बिल्ट इन है, अगर आपने पैसे देके ये कवर लिए तो फिर वो जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है, कुछ किलोमीटर एडिशनल हो जाता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल कवर है, ये जरूर लेना चाहिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो एक हमारे इंश्योरेंस गाइडलाइन के हिसाब से एक मैंडेटरी कवर है। जब भी कोई गाड़ी आप खरीद के सड़क पे चलाते हो तो वो गाड़ी आप तभी चला सकते हो जब आपके पास थर्ड पार्टी कवर हो। थर्ड पार्टी कवर का मतलब ये होता है कि आपसे गाड़ी चलाते वक्त अगर किसी और के प्रॉपर्टी को या किसी और को किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बिकॉज आपने थर्ड पार्टी कवर लिया है। दैट इज किसी और को डैमेज जो पहुंचेगा उसको आपने कवर कर दिया। ऑलराइट, चलिए आखिर में इंजन प्रोटेक्शन कवर, ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में नहीं होता है क्या पंकज जी? हाँ, इंजन प्रोटेक्शन नहीं होता है जनरली। बट अगर ये आपने एड ऑन लिया है तो उस केस में अगर मतलब नई गाड़ी के लिए तो बहुत यूजफुल है, और अगर कोई महंगी गाड़ी है तो बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, आपका जब कार लेते हो तो उसमें आपका गियर बॉक्स और इसके ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी मिली होती है। तो जनरली में देखा है कि 3 साल तक की तो आपको वारंटी मिल जाती है। तो अगर उसके अलावा आपको लंबे वक्त के लिए करना है तब ये जरूरी है, या फिर अगर आपके गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी नहीं है उस केस में भी इंजन प्रोटेक्शन कवर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अच्छा, तो अंकित अब मुझे ये बताएं कि इस तरह के एड ऑन कवर्स लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आपकी जेब पर कितना और असर पड़ेगा? मैम, कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप किसी भी गाड़ी 2 साल पुरानी होंडा सिटी को देखें तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव कवर 13 से 14 हजार रुपए में आ जाएगा। ये अज्यूम करते हुए कि उसका आईडीवी 7 लाख या 8 लाख रुपए का है। उस पे अगर आपने एड ऑन कवर लिया, खाली जीरो डेप लिया, तो वो आपका 15 से 20% बीमा बढ़ेगा। और उस पे अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन, आरएसए, बाकी चीजें ऐड कर दी तो आपका बीमा ऑलमोस्ट 30 से 40% बढ़ेगा।
ऑलराइट, चलिए, तो मोटर इंश्योरेंस में कैसे आप अपने लिए एड ऑन कवर्स ले सकते हैं जो किफ़ायती भी होंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे, इन पे हमने चर्चा कर ली है। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मनी मंत्रा में ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब आपको हम देंगे। अगर आप हमारा शो इस वक्त लाइव देख रहे हैं ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जितना हो सके हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कमाई, खर्च और निवेश, आर्थिक आजादी के इस फॉर्मूले पर बनाए अपनी निवेश रणनीति। मनी मंत्रा, एक ऐसा शो जो आपके सपनों को देगा समृद्धि की नई उड़ान। देखिए ET Now स्वदेश पर मनी मंत्रा, सोमवार से शुक्रवार 5 से 6 बजे तक। अब मिनटों में इंश्योरेंस मिले तो टेंशन छोड़ो, इंश्योरेंस लो फोन पे। धरती से चांद तक का सफर अमूमन बन जाती है एक खबर, लेकिन हमारे ट्रक हर रोज इतनी ही दूरी तय करने का रखते हैं हुनर। हम सिर्फ एक नाम नहीं, हिस्सा हैं आपके विकास का। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। 8:30 बजते ही खुलेगा किस्मत का ताला। देखो अपना ज़ूम टीवी, प्राइजेस का जैकपॉट है लाया। वाइब बनेगी, गाना बजेगा, मिस कॉल लगा के टिकट ले, मत वेट कर, नंबर लगा 9176 9176। मिस कॉल दीजिए, पाइए अपना तंबोला टिकट और खेलिए ज़ूम बॉलीवुड तंबोला। वेलकम बैक। मनी मंत्रा का अगला आधा घंटा, जहां पर हम आपके सवाल लेंगे और हमारे दोनों ही मेहमान पंकज मटपाल और अंकित अग्रवाल आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। और इस बीच अगर आप भी हमारा शो देख रहे हैं फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पर, तो अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए। हमारे पहले दर्शक जतिन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जतिन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरी मदर को मैम आर्थराइटिस है, अच्छा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है मैम। तो मैम मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लेना है मैम उनके लिए। तो मैम काफी मैंने रिसर्च वगैरह करी थी, तो मैम मेरे को 5 लाख का कवर मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि मैम मैं Tier 2 सिटी से हूँ नॉर्मली। जी मैम, तो मैम कौन सा बेस्ट रहेगा मैम उनके लिए हेल्थ कवर? और मैम मेरे को यही जानना था कि उसमें OPD कवर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या एज होगी? मैम 48 एज है। 48, ऑलराइट। अंकित, तो उससे पहले मुझे जतिन, आपने कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी को जीरो डाउन किया है? मैम मैंने HDFC का एर्गो का मैम रीएश्योर और मैक्स बूपा का रीएश्योर, मैम दोनों का जो है मैम इनका ही देखा है मैम मैंने अभी। कितना प्रीमियम पड़ रहा होगा 5 लाख के कवर के लिए आपको? मैम वो अप्रॉक्स बता रहे थे 13,000 to 14,000। कोई वेटिंग पीरियड था? मैम ये 3 इयर्स का बताया था, 36 मंथ्स। 36 मंथ। चलिए अंकित, क्या इससे कोई बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है इनके लिए? मैम इन्होंने जो 2 प्लान्स चूज किए, दोनों बहुत ही उम्दा प्लान्स चूज किए। बट दोनों प्लान्स में ये है कि 3 साल की आंटी का वेटिंग पीरियड है। तो इनको ये देखना चाहिए कि स्टार का एक सीनियर सिटीजन प्लान होता है, स्टार के सीनियर सिटीजन प्लान को इनको इवेल्युएट करना चाहिए। और अगर आंटी को कोई प्री एग्जिस्टिंग, आवाज थोड़ी सी कट गई थी, आंटी को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है इनके, अगर मैं उससे वापस पूछ सकूं? बस आर्थराइटिस ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है ना? और नो मैम, नो मैम, नो। सो इनको ये चेक करना चाहिए कि आंटी को किस टाइप का आर्थराइटिस है, ऑस्टियो है या र्यूमेटॉइड है। डिपेंडिंग ऑन दैट ही शुड स्पीक टू स्टार वंस व्हेन परचेजिंग द पॉलिसी, कि कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके वो वेटिंग पीरियड को कम करा सकते हैं क्या। इसके अलावा मैक्स बूपा के 2 प्लान, एक प्लान और है मैक्स बूपा का कंपेनियन प्लान।
वो प्लान भी बहुत अच्छा है। उसमें आपके एड ऑन्स थोड़े से ज्यादा होंगे। उसमें रूम रेंट लिमिट पे रिलैक्सेशन है। और दूसरा है आदित्य बिरला का एक प्लान है एक्टिव अश्योर्ड डायमंड और एक्टिव हेल्थ। इसमें आपको अगर हर नो क्लेम साल के लिए जो आपको रिवॉर्ड बेनिफिट मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। तो ये 2 प्लान्स भी ये देख सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड का एक प्लान है यूनाइटेड प्लैटिनम, वो प्लान भी बहुत अच्छा है। ये सारे प्लान 13 से 16 हजार के बीच में मिल जाएंगे। अच्छा अंकित, मुझे एक सवाल पूछना था। जो 2 तरह के आपने अर्थराइटिस बताई है, सबसे पहले जतिन आपको पता है कौन सा अर्थराइटिस है, किस तरह का? ऑस्टो है मैम, ग्रेड 3 ऑस्टो। ग्रेड 3 है। तो अंकित इसको लेके अगर ऑस्टियो ग्रेड 3 है तो मैक्स बुपा का कंपेनियन और रीएश्योर काफी अच्छे प्लान है, पर इन दोनों प्लान्स में 3 साल की वेटिंग होगी। चलिए 3 साल की वेटिंग होगी तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको लेना होगा। ओपीडी चार्जेस क्या कवर होंगे इसमें अंकित? ओपीडी चार्जेस कवर्ड होते हैं, बट ओपीडी का राइडर एक सेपरेट राइडर होता है। हम अपने हर कस्टमर को एडवाइस करते हैं कि ओपीडी का एडिशनल राइडर जरूर ले लिए। और वो एक छोटा सा राइडर होता है, उस राइडर से काफी बेनिफिट हो जाता है। कितना उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा? 200 से 400 रुपए के बीच का राइडर होता है मैम, बहुत ही नॉमिनल खर्चा है वो। ऑलराइट जतिन, आपको सलाह समझ में आ गई? जी मैम ये ऑनलाइन लेना अप्रोक्सीमेटली सही रहेगा मैम, ऑनलाइन या मैम किसी मैम ऑफिस जाके ही लें पॉलिसी को? नहीं, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। आप ऐसे भी आपने कहा कि आप टियर 2 में रहते हैं, तो अंकित ऑनलाइन तो ले तो बेहतर होगा। ऑनलाइन आप पॉलिसी ऑनलाइन ले या पॉलिसी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच से जाके ले, आपको सर्विसेज में कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा। जब भी कभी आपको क्लेम की जरूरत होगी या आपको सर्विसिंग की जरूरत होगी, आप इंश्योरेंस कंपनी से भी बात कर सकते हैं, आप अपने ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। वो आपकी मदद करके दोनों समय आपको हेल्प कर देगा। ऑलराइट जतिन, अगर आप पॉलिसी के नाम नहीं नोट कर पाए हो तो ये शो आपको YouTube पर मिल जाएगा। हमारे चैनल के मनी मंत्रा की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आप ये शो देख सकते हैं और पॉलिसीज के नाम भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे यशवंत हैं। यशवंत जी नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्ते। फाइन। पूछिए क्या सवाल था आपको? जी आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ सर, मेरा एक जनरल रिक्वायरमेंट, आई डोंट नो मच अबाउट इंश्योरेंस, लेकिन maybe and this is the problem which I'm facing, and none of the insurance companies have given me a proper answer, or maybe I am not understood. My question is, this is for vehicle insurance. Unless and until we pay the premium, the insurance is not insured, and the product is not insured, and we don't get the claim. So what happens if I take insurance from 2 companies? I'm paying the insurance premium for both the companies, and if I do not have any accident, meet with any accident, and there is no claim, both the companies get benefit. So if in case of claim, why I'm not getting benefit from both the companies? Because all the companies say that this is not allowed, but no one has given me any IRDA regulatory regulation or anything stating that insurance from 2 companies are not allowed. Please guide me on that. बिल्कुल, आपने सही जगह अपना सवाल पूछा है और अंकित आपको गाइड करेंगे। अंकित, मोटर इंश्योरेंस को ध्यान में रखते हुए क्या 2 कंपनी से मोटर इंश्योरेंस लेना सही होगा? और अगर ऐसा सही है तो क्या दोनों कंपनियां आपका क्लेम भी सेटल करती हैं? तो ये लीगल एस्पेक्ट इस सवाल का मैम देख के हमको एनालाइज करना पड़ेगा, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इंश्योरेंस एक्ट की, आप एक गाड़ी को 2 इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योर कर सकते हैं, बट इंश्योरेंस हमको ये समझना पड़ेगा, इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट फॉर इंडेमनिफिकेशन और इट इज अ प्रोडक्ट फॉर प्रोटेक्शन, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। तो आप इंश्योरेंस कंपनी, आप 2 इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी इंश्योर तो कर देगी, बिकॉज उन दोनों को नहीं पता कि आपने इंश्योरेंस 2 अलग अलग जगह से लिया है। बट जब आपका क्लेम होगा और वो गाड़ियां चेक करेंगे कि किस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और एक सेंट्रल डेटाबेस भी है IRDA का, जिसमें जितने भी क्लेम्स रिपोर्ट होते हैं, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम सेटल करती है तो उस डेटाबेस में चेक करती है। तो अगर ये आ गया कि इस गाड़ी पे ऑलरेडी सेम टाइप का क्लेम किसी और इंश्योरेंस कंपनी ने फॉर द सेम पॉलिसी पीरियड दिया है, तो आपको क्लेम सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी देगी, दोनों नहीं देगी। अब इस पे क्या IRDA का कोई स्पेसिफाइड गाइडलाइन है या इंश्योरेंस एक्ट में ये स्पेसिफाइड कॉल आउट किया है? टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ये कहीं नहीं है, बट जैसे इंश्योरेंस के लिए कहा जाता है, इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट विच इज इशूड एट अटमोस्ट गुड फेथ ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आप गुड फेथ को वायलेट करेंगे अगर आप सेम एसेट को 2 जगह इंश्योर करेंगे। बिल्कुल। पंकज जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं?
मैडम कैन आई कम इन? पंकज जी, आप म्यूट पे हैं सर। सर म्यूट पे हैं जी। पंकज जी, आप मुझे सुन पा रही हैं कविता? हाँ हाँ, अब मैं सुन पा रही हूँ जी। हाँ, मैंने कहा मैं बिल्कुल इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ। पहली बात यह है कि जो सवाल पूछा अंकित, सॉरी अभी हमारे व्यूअर ने, यशवंत, उन्होंने सवाल जी। पूछा कि क्या मैं यदि दो जगह प्रीमियम पे कर रहा हूं, दोनों कंपनी बेनिफिट ले रही हैं, तो क्लेम क्यों नहीं ले सकता? कोई दो कंपनी आपको नहीं कह रही हैं कि आप इंश्योरेंस लीजिए, और अगर आप उनको बताएंगे तो वो आपका इंश्योरेंस करेंगे भी नहीं, दो कंपनी नहीं करेंगी। ये तो ऐसा है कि कंपनी को मालूम नहीं चला, इसलिए उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी, अगर किसी ने ली तो। क्योंकि इंश्योरेंस और एश्योरेंस दो अलग चीजें हैं। जब आप लाइफ एश्योरेंस की बात करते हैं, वहां पर इंडेमनिटी नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति चार कंपनी से भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है और चारों से क्लेम भी ले सकता है, क्योंकि वहां पर वो एश्योर करते हैं कि हम जितना सम एश्योर्ड है उसको देंगे। लेकिन जब बात आती है जनरल इंश्योरेंस की, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या मोटर इंश्योरेंस हो, यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी। आपने भले ही 10 लाख की का इंश्योरेंस लिया हो कार का, और उसमें एक्सीडेंट हुआ, नुकसान हुआ 10,000 रुपए का, तो 10 लाख नहीं मिलेगा, 10,000 ही मिलेगा। जितना नुकसान हुआ है उतना ही मिलेगा, क्योंकि इंश्योर्ड है। तो यहां पर पहली बात, आप जेन्युइनली दो कंपनी से इंश्योरेंस नहीं ले सकते। वो ना बता के छिपा के लेना तो अलग बात है, क्योंकि मालूम नहीं चला, गलती से मिल गया, बट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर एक्ट, यू कैन नॉट टेक फ्रॉम टू कंपनीज। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैंने जैसे बताया कि यहां पर पर्पस सिर्फ यह है कि आपके नुकसान की भरपाई की जाए। तो जब कार चोरी होगी तो एक ही कार चोरी होगी, तो अब नुकसान की भरपाई तो एक ही इंश्योरेंस कंपनी से हो जाएगी। दूसरे का पैसे लेके तो आप मतलब प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, जो कि इंश्योरेंस का मकसद नहीं है। तो ये बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है ऐसा करना। चलिए, तो यहाँ पर एक्ट के तहत ही आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यशवंत, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर रवि हैं। रवि, हाय, गुड इवनिंग। रवि, रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आई कैन हियर यू। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, अब आ रही है, पूछिए। मैम हेलो। हाँ हाँ, पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग दिस इज एडेलवीज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। जी, व्हाट आर द स्कोप्स इन इन्वेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ फंड? मुझे बताएं, इससे पहले आपने एक पोर्टफोलियो बना रखा है ना अपना, कि ये आपका पहला निवेश होगा? मैम, ये मेरा पहला है। ये आपका पहला निवेश है? यस मैम। अच्छा, तो कितने सालों के लिए आप निवेश करना चाहते हैं या रणनीति बनाने की सोच रहे हैं? क्योंकि अगर ये फंड नहीं तो कोई और फंड आपको रेकमेंड किया जाए तो कितनी निवेश अवधि होगी? मैम, इट इज अराउंड 5 years। 5 साल है। चलिए पंकज जी, आपके पास आएगा ये सवाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड है एडलवाइस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड, जो कि लिस्टेड आईपीओज में निवेश करता है। और क्योंकि हाल ही में ये फंड अभी एक तरह से आया है और काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है निवेशकों का इसमें। कुछ डिटेल्स है जो हम स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर हम थीम वाइज देखें इस फंड को, तो इसमें कोई एक थीम खासतौर से फॉलो नहीं होती है। एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि ये लिस्टेड आईपीओज में निवेश करता है तो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड होगा। पहला निवेश कोई शुरू करना चाहे तो इस तरह के फंड से शुरू करे क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे फंड से। पहली बात तो ये थीम है, मतलब ये बात सही कहा आपने कि किसी भी तरह के सेक्टर्स में ये इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन थीम ये है कि जो अभी अभी नए नए आईपीओ आए हैं उनमें या तो आईपीओ के दौरान अप्लाई करेंगे या फिर जो अभी लिस्ट हुए हैं, लिस्टिंग के इमीडिएट बाद में उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये थीम है और ये नया फंड नहीं है एक्चुअली। पहले ये एडलवाइज मेडन अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज 1 था, जिसको जून 2021 में रिक्लासिफाई किया गया। तो अब इस फंड की थीम ये हो गई है कि ये आईपीओ में अप्लाई करेगा। अब इस वक्त पर क्योंकि आईपीओ में काफी बहुत ज्यादा कंपनीज आ रही हैं आईपीओ लेकर और इन्वेस्टर्स वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उनको आईपीओ में पैसा मतलब उनको एप्लीकेशन लगती नहीं है, अलॉटमेंट होता नहीं है। तो शायद इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करने से उनको फायदा होगा। लेकिन नए निवेशकों को मेरी सलाह ये होगी, क्योंकि ये नैरो मैंडेट है, यहां पर अब भले हम कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड रहेगा, किसी तरह के सेक्टर में कर सकते हैं,
लेकिन अगर आया ही नहीं उस बीच में कोई नया आईपीओ उस तरह के सेक्टर में, तो क्या करेंगे? अगर हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिनटेक के ही आईपीओ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम फिनटेक कंपनीज ही होंगी। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आप वेल डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हम नए इन्वेस्टर हैं, तो मैं कहूंगा कि ऐसे वक्त पर जब मार्केट काफी ऊंचाई पर है और थोड़ा सा वोलेटाइल भी है मार्केट, आप ऐसे में बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी के जरिए शुरुआत कीजिए, या फिर कोई लार्ज कैप इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 या निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इस तरह के इंडेक्स फंड से आप शुरुआत कीजिए। और जो बहुत सीजन इन्वेस्टर हैं जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है, अगर वो चाहें तो इस तरह के थीमेटिक फंड में 5-10% अपने पोर्टफोलियो का एलोकेट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें मैं स्टॉक पोर्टफोलियो भी देख रही थी, तो इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक स्मॉल कैप के तहत अगर देखा जाए तो एक्सपोजर पर तवज्जो दी गई है, ऑल्सो बिकॉज वो आईपीओ लिस्टेड कंपनीज हैं। क्षेत्रों के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मिक्स दिखाई दे रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है ये। पंकज जी, अगर कोई डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी इसको शामिल करे तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है बाजार में। बिल्कुल, अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं आपके पास में। देखिए, थीम जब होती है ना तो यहाँ पे नैरो मैंडेट हो जाता है, तो कुछ भी है आपके यहाँ पे, अगर पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड हो तो फिर तो वो फ्लेक्सी कैप ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल एक थीम है, और हो सकता है कि ऐसा वक्त भी हो जिस वक्त आईपीओ ना आ रहे हो, या फिर कोई एक ही पर्टिकुलर सेक्टर्स के आईपीओ या छोटी कंपनीज के आईपीओ आ रहे हो। इस वक्त तो बहुत सारे आईपीओ के हमने देखा है 2021 में, पिछले एक पूरे दशक में जितने आईपीओ हमने देखे, सबसे अधिक इस 2021 में आए हैं। तो सिर्फ ये सोच के कि इस वक्त पर हर तरह के बिजनेसेस में आईपीओ आ रहे हैं, हर तरह की कंपनीज लेकर आ रही हैं, आप इस तरह के फंड में ना करें। लेकिन सीजन इन्वेस्टर की बात अलग है, लेकिन स्पेशली नए इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। पहली बात तो हम फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं, मल्टी कैप की बात करते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल फंड्स हैं, और थीमेटिक में भी अगर जाना है तो बिजनेस साइकिल फंड एक मुझे अच्छी थीम लगती है, उस तरह के थीम में आप जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ में जाना मेरे हिसाब से ये नए इन्वेस्टर्स से सही नहीं रहेगा। चलिए रवि, तो आपको यहाँ पर सलाह मिलती हुई कि इससे आप शुरुआत तो ना करें, डाइवर्सिफाइड फंड से अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत करें। एस मलिक साहब फोन लाइन पर है मेरे साथ, जो कि मनी बैक पॉलिसी पर सवाल पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ। आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल आ रही है सर, पूछिए। मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था, कोई जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, कैशबैक पॉलिसी, जो इंश्योर्ड रिप्लेसमेंट टाइप का होता है, इसमें कोई कैशबैक का भी कोई ऑप्शन है क्या? जिस तरह से हम LIC की पॉलिसी करते हैं, कैशबैक मनी बैक हो जाती है, इस तरह का कोई है कोई पॉलिसी हेल्थ केयर में? चलिए अंकित, मैं आपके पास आऊंगी। हेल्थ में तो कोई भी मनी बैक पॉलिसीज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको वैसे कोई मनी बैक पॉलिसी खरीदनी है तो अंकित आपको गाइड कर सकते हैं। अंकित, तो आपने सही कहा, हेल्थ में कोई भी मनी बैक पॉलिसी नहीं है। ऐसी पॉलिसीज लाइफ में होती है। लाइफ में आपके पास दो पॉलिसीज है ऐसी, एक बजाज अलायंस की गोल्ड सुरक्षा पॉलिसी है, और दूसरा HDFC लाइफ की संचय प्लस पॉलिसी है। इसके अलावा जैसे खुद ही सर ने कहा कि LIC की भी कई पॉलिसीज है ऐसी, बट LIC न्यू जीवन आनंद काफी अच्छी पॉलिसी है जिसपे आपको मनी बैक मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हिरेन है। नमस्कार हिरेन। Yeah, namaskar, ma'am. Ma'am, my question is, I'm salaried person. जी. For tax benefit, I need advice from the expert. जी. Regarding two funds I had chosen. जी. Axis long-term equity fund and another fund is Aditya Birla 96 fund. Which fund is better for longer term horizon around 20 years? तो आपका टैक्स बचाने का इरादा है ना? Yeah. ठीक है, SIP करेंगे ना? Yeah, SIP, मैम। चलिए पंकज जी, कौन सी LSS आप इनको रेकमेंड करेंगे? देखिए 20 साल के हिसाब से तो सारे फंड अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपने दो फंड के नाम दिए और कंपैरिजन पूछा है। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी देखेंगे पोर्टफोलियो तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो एलोकेशन है, मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है, और आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 इसका एलोकेशन लार्ज एंड मिड कैप में है, इक्वली ऑलमोस्ट यहाँ पर डिवाइडेड है। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले कुछ समय में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। तो
आप या तो दोनों में डिवाइड कर सकते हैं अगर बड़ी अमाउंट है, और अगर एक में करना चाहें तो मैं कहूंगा कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को हम ट्राई कर रहे हैं। राजेश जी का सवाल मैं लूंगी, लेकिन वो फोन लाइन पर नहीं मिल पा रहे हैं। अगर जुड़ जाए तो बात कर लेंगे। पंकज जी, इन्हें अपने म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करनी है। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, इसीलिए भी फोन पर जुड़ना इनका ज़रूरी होगा हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हमें इनको शुरुआती रणनीति देनी हो बिना किसी डिटेल के, तो आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, सवाल में अगर ये है कि हाउ शुड आई स्टार्ट, तो मेरा मतलब ये है कि फिर इन्हें बिल्कुल बेसिक बताना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, यानी कि वो किस तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसके आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो इक्विटी फंड हो सकते हैं जो शेयर मार्केट में करते हैं, डेट फंड्स हो सकते हैं जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं। गोल्ड फंड हो सकते हैं जो सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर इनके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनी में कर रहे हैं या छोटी कंपनी के शेयर्स में कर रहे हैं। तो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, डेट में भी ऐसे ही है। तो पहले क्या करें, सबसे पहले आप अपना गोल तय करें कि किस मकसद से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए कितना समय है आपके पास, और आपका रिस्क लेने की जो आपकी कैपेसिटी है, रिस्क एपेटाइट है, वो कैसा है। उसके आधार पर आप डिसाइड करें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो डेट में करें, मीडियम टर्म है 3 साल 5 साल तो हाइब्रिड फंड में कर लें, और 5 साल से अधिक का वक्त है तभी आप इक्विटी फंड में करें। उसके बाद आते हैं इस बात पर कैसे करना है। आपको केवाईसी मैंडेटरी है, यहां पर 1 टाइम केवाईसी होता है म्यूचुअल फंड में, जहां पर आपका एड्रेस प्रूफ, आपका फोटो, आपका पैन कार्ड, इसकी जरूरत है, और बैंक डिटेल। उसके साथ एक बार केवाईसी हो जाएगा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाकर भी कर सकते हैं, ऐप के थ्रू कर सकते हैं। एक बार केवाईसी हो जाएगा, उसके बाद आप कितनी भी स्कीम में चाहें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है। डायरेक्ट प्लान भी होते हैं, रेगुलर भी होते हैं, और डायरेक्ट में आप डायरेक्टली कंपनी से उनकी वेबसाइट पर जाकर या उनके ऑफिस में जाकर बाय कर सकते हैं। और अगर रेगुलर करना चाहें तो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी यहाँ पर, क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, नहीं जानकारी है, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद लेंगे तो शायद वो आपको हेल्प कर सकेंगे। किस स्कीम में करना चाहिए वो भी बता सकेंगे, या फिर आप इस सवाल को दोबारा भेजिए इन सब बातों के साथ जो मैंने आपको बताई है, तो इसका उत्तर मैं या कोई दूसरे एक्सपर्ट आपको इस पर स्कीम के नाम के साथ सलाह दे पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हम ओवरऑल एक रणनीति की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, तो अंकित आपसे भी मैं सलाह लेना चाहूंगी। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, आप किसी भी तरह की आर्थिक रणनीति की जब बात करते हैं तो इस तरह से अपने रिस्क को, अपनी लाइबिलिटीज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट्स को चुनें, उससे पहले अपने आप को इंश्योर करें, उससे पहले अपनी लाइफ को इंश्योर करें, और अपने लिए और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें। कितना जरूरी होगा और क्या रिकमेंडेशंस होगी आपकी हिरेन के लिए, राजेश के लिए, माफ कीजिएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए मेरा ये सुझाव रहेगा, जो भी राजेश जी की एनुअल इनकम है अभी, उसको इनटू 8 to 10 टाइम्स इनको कर लेना चाहिए। प्लस अगर इनके कोई भी ओपन लाइबिलिटीज है, अगर कोई होम लोन है इनके पास, या कोई कार लोन है, या कोई पर्सनल लोन है, उस अमाउंट को इनको ऐड कर लेना चाहिए। वो सफिशिएंट होगा इनको कवर करने के लिए कोई ऐसे सर्कमस्टेंस में जब इनको कुछ हो जाए तो इनके परिवार वालों को वो मुआवजा में मिल जाए। हेल्थ इंश्योरेंस हमने कई बार बात की है। हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि आप आज इसलिए लेते हो कि कल जब आपकी तबीयत खराब हो, वो एक छाते की तरह जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो मिनिमम मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ कि 20 से 25 लाख का एक मिनिमम बेस कवर होना चाहिए। उसके साथ आप एक टॉपअप कवर ले लो जो आपको 1 करोड़ तक का कवरेज दे दे, और दोनों 20 से 25 लाख का कवर अलॉन्ग विद अ टॉपअप कवर आज के अगर आप 30 से 35 साल की उम्र में ले रहे हो तो वो आपको अराउंड 22 से 30 हजार रुपए के बीच में मिल जाता है। और उसको अगर आपने क्रिटिकल इलनेस कवर के साथ लोड कर दिया जो 1600 से 4000 रुपए के बीच में मिलता है, तो यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। So to answer your question in short, for life it should be 8 to 10 times his annual income plus any liabilities which he has, open liabilities which he has, and for health there should be a minimum coverage of 1 crore which can be split in a base policy plus top up policy. अच्छा, मेरे पास केवल 1 ही मिनट का समय बचा है, लेकिन चुनाव कैसे करें, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अंकित?
आपकी आवाज कट गई, एक बार आप फिर से रिपीट मैं करेंगे पूछना प्लीज? चाह रही थी आपसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो क्राइटेरिया क्या होगा खरीदने का? सो लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का एक सिंपल क्राइटेरिया है कि जो भी आपकी अभी एनुअल इनकम है उसको 8 से 10 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको उतना रुपया होना चाहिए आपके पास। तो इसलिए कवरेज आपको उतने रुपए का लेना चाहिए, और उसमें अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो वो लोन का अमाउंट आप ऐड कर दे तो आपको मालूम चल गया आपको कितने रुपए का सम इंश्योर्ड चाहिए लाइफ में। हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए तरीके के इलाज निकलती जा रही है, नई तरह की दवाइयां आती जा रही है। आज के दिन मेरे को लगता है कि अगर आपका कोई भी सर्जरी हो, नॉर्मल कोई हार्ट बाईपास की सर्जरी हो या कुछ भी हो, तो 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, इंक्लूडिंग ऑल ओपीडी एक्सपेंसेस, मेडिसिन, एवरीथिंग। तो मिनिमम 20 से 25 लाख का बेस कवर लेना चाहिए आपको, और उसको आपको टॉप अप कर देना चाहिए एक टॉप अप कवर के साथ जो 75 से 80 लाख रुपए का, तो 1 करोड़ रुपए का आपको कवर मिल जाता है। ऑलराइट, तो राजेश जी को लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ अपने निवेश की प्रक्रिया कैसे शुरू करनी है इस पर भी हमने सलाह दी है, और इसी के साथ मनी मंत्रा को आज हम यही समाप्त करते हैं। अंकित आपका और पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर गाइड करने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें, हमें व्हाट्सएप करें, साथ ही हमारी जो सोशल मीडिया पर फीड आप देखते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। जहां भी सवाल भेजें अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालें। नमस्कार।